नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। आगे का वाचन जो हमें करना है वो इस प्रकार है। यहाँ हम थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। इस युग की आलोचना को विकसित करने में दो विद्वानों का जो युग था, हमारा छायावाद युग था, जो रामचंद्र शुक्ल का युग था। उस युग की आलोचना को विकसित करने में दो विद्वानों का योग है, अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण है। एक बाबू श्याम सुंदर दास का, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रामचंद्र शुक्ल के वरिष्ठ सहयोगी थे और जिन्होंने उनके व्यवहारिक जीवन क्रम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरे नंद दुलारे वाजपेयी जी का, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शिष्य थे और काशी के उसी विभाग में थे। इस दृष्टि से इस एक विश्वविद्यालय विभाग का हिंदी आलोचना के विकास में गुणात्मक महत्व है, विशेषतः जब परवर्ती आलोचना के क्षेत्र में यही के हजारी प्रसाद द्विवेदी की भूमिका पर हम और ध्यान देते हैं। श्याम सुंदर दास आलोचना के उस रूप का श्रेष्ठता प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे कभी कभी कटाक्ष में अध्यापकीय आलोचना कहा जाता है। यहाँ आलोचना में ज्ञान और विद्वता अधिक पर सृजनात्मक क्षमता न्यून होती है। बाबू साहब को हो यों भी नए बने हिंदी विभाग के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करनी थी। साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य जैसे ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिखे गए थे, जिनकी शैली स्पष्ट और विवेचन स्वच्छ है। मौलिक विवेचन की ना यहाँ संभावना है और ना शायद अपेक्षा ही है। यहाँ देखिए, मौलिक विवेचन की मतलब बोल रहा है कि संभावना भी नहीं है और शायद वह जरूरत भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं किया गया था। आचार्य शुक्ल का इतिहास में टिप्पणी जो है इस प्रकार है, जो कठोर लगती हुई भी गलत नहीं कही जा सकती है। इस संदर्भ में यों है: शिक्षोपयोगी 3 पुस्तकें, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य और समालोचना। साहित्य और साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की है। श्याम सुंदर दास जी की है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य या साहित्यालोचन। अब आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी की ख्याति छायावाद के प्रमुख व्याख्याकार और पुरस्कर्ता के रूप में है। अपने गुरु रामचंद्र शुक्ल की आलोचना क्षमता से वे प्रभावित है, पर छायावादी कवियों, विशेषतः प्रसाद और निराला के जीवंत संपर्क में रहकर उनके छायावाद संबंधी मूल्यांकन से असंतुष्ट भी हैं। 1929 में अपने एक पत्र में वे निराला को लिखते हैं: भारतीय काव्य दृष्टि पर इधर एक व्याख्यान सुकुल जी का हुआ था। पाखंड प्रतिषेध को गद्य का रूप मिल गया है। देखिए, महत्वपूर्ण है। पाखंड प्रतिषेध को गद्य का रूप मिल गया है। एक पूरी किताब लिख चुके हैं जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि रहस्यवाद की कविता अभारतीय है, छप रही है। उसकी थोड़ी सी बेवकूफ़ियाँ मेरी समझ में भी आई है। छप जाने पर आप देखेंगे ही। स्मरणीय है कि पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से छायावाद रहस्यवाद के विरोध में आचार्य शुक्ल के कवित्व कुछ समय पूर्व प्रकाशित हो चुके थे, जिनमें से कुछ का उद्धरण उनकी आलोचना के प्रसंग में दिया जा चुका है। वाजपेयी की आलोचना कर्म अपनी ऊपरी रूपरेखा में रामचंद्र शुक्ल से मिलता जुलता है। उन्होंने भी सूरसागर और रामचरितमानस का संपादन किया था। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या किया था? सूरसागर और रामचरितमानस का संपादन किया था। सूरदास पर स्वतंत्र अध्ययन प्रस्तुत किया और छायावादी कवि और काव्य पर विशेष रूप से लिखा, पर उनकी लेखन शैली स्फुट रही। आचार्य शुक्ल ने यदि प्रबंध काव्य को महत्व दिया तो उनकी आलोचना में भी वैसी ही व्यवस्था और कर्मपरकता झलकती है। नंद दुलारे वाजपेयी में अपने आलोच्य को लेकर ऐसी निष्ठा नहीं दिखती है। आधुनिक काव्य के विकास की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक व्याख्या और उसका विवेचन वाजपेयी के स्पष्ट क्षेत्र है। द्विवेदी युग में आधुनिक खड़ी बोली कविता के उदय से आरंभ करके छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की विकास सरणियों तक को समझाने का यत्न उनके आलोचनात्मक अध्ययन की आधारभूमि है। यह अलग बात है कि इस सारी प्रक्रिया में उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट सहानुभूति छायावादी काव्य के साथ रही है। इसके बावजूद छायावाद पूर्व खड़ी बोली काव्य का दाय उन्होंने सही रूप से स्वीकार किया है। कविता में आधुनिक युग के प्रवर्तन की प्रक्रिया वे मैथिलीशरण गुप्त के काल से आरंभ हुई मानते हैं। आधुनिक युग का आरंभ राष्ट्र जागरण की चेतना के साथ, जिसमें प्रथम वाहक कवि मैथिलीशरण गुप्त हैं।
देखिए, आधुनिक युग का आरंभ क्या है? राष्ट्र जागरण की चेतना के साथ हुआ है, जिसके वाहक कवि कौन है? गुप्त जी हैं। आधुनिक भावबोध को यदि इतिहास चक्र और उसके परिचालन की सजग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ माना जाए, तो हिंदी साहित्य के प्रसंग में नवीन युग का अवतरण राष्ट्र चेतना के उदय से मानना बिल्कुल संगत है। यही कारण है कि वे रत्नाकर के संबंध में लिखते हैं। वह काव्य सुशोभन और गौरवास्पद हो सकता है, किंतु वह युग का अनिवार्य काव्य नहीं कहा जा सकता। आधुनिक युग की व्यावहारिक पहचान में नंद दुलारे वाजपेयी ने कई प्रवृत्तियों को रेखांकित किया और उनमें से कई को साकेत में परिलक्षित किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त ने अपनी साहित्यिक गुरु मानकर, यहाँ देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त ने अपना साहित्यिक गुरु मानकर साकेत की भूमिका में उन्हें स्मरण किया। इसका औचित्य जितना व्यवहारिक स्तर पर है, उतना ही रचनात्मक स्तर पर। सूक्ष्म कवित्व के अभाव में दबी जबान शिकायत करते हुए आलोचक साकेत को नवयुग का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ करने के बदले उसे युग की आरंभिक कृति कहना पसंद करता है। यहाँ देखिए कि क्या कह रहा है? सूक्ष्म कवित्व के अभाव की दबी जबान शिकायत करते हुए आलोचक साकेत को नवयुग का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहने के बदले, यानी कि वो नवयुग का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ नहीं बोलता है, उसे बदले हुए युग का आरंभिक कृति कहना पसंद करते हैं। प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ का स्थान उससे ठीक ही कामायनी को देना उचित समझा है। प्रतिनिधि काव्य किसे दिया गया है? कामायनी को दिया गया है। साकेत की शक्ति और सीमा का यह बड़ा आनुपातिक विवेचन है। छायावाद के जटिल और संश्लिष्ट सांस्कृतिक उन्मेष की तुलना में वाजपेयी को मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद का कृतित्व आरंभिक राष्ट्रीयता की सीधी सरल अभिव्यक्ति प्रतीत होता है। जयशंकर प्रसाद के आरंभिक निबंध में वे लिखते हैं, बड़े जीवन चक्रों को हाथ में लेना पेचीदा भावधाराओं और सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप उठी हुई समस्याओं का निरूपण करना है। व्यक्ति, देश और जगत के जीवन के बृहत छाया आलोकों को उद्घाटित कर सकना। सारांश यह है कि जीवन के गहरे और बहुमुखी घात प्रतिघातों और विस्तृत जीवन दशाओं के पद पद पर आने वाले उद्वेलनों को चित्रित करना, उन्हें संभालना और अपनी कला में उन सबको सजीव करना गुप्त और प्रेमचंद की साहित्य सीमा के बाहर है। साहित्य की जिन गहरी संभावनाओं का अभाव समीक्षक ने मैथिली शरण गुप्त के काव्य में लक्षित किया है, वे प्रकारांतर से उसके अनुसार छायावाद और उसकी शीर्षकृति कामायनी की प्रतिनिधि विशेषताएं हैं। अपने समीक्षा कार्य को वाजपेयी मुख्यतः प्रथमतः छायावाद से संबंध मानते हैं। यहाँ देखिए, समीक्षा कार्य को वाजपेयी जी क्या करते हैं? छायावाद से संबंध मानते हैं। अपनी पहली मुख्य रचना हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। शताब्दी के प्रसंग में वे कहते हैं, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है। नया साहित्य, नए प्रश्न, निष्कर्ष में है ये। छायावाद की व्याख्या करते हुए आलोचक अपना दृष्टिकोण आचार्य शुक्ल से भिन्न रूप में प्रस्तुत करता है। उसका कहना है, इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल की कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति क्या एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन का नियोजन भी। जयशंकर प्रसाद इस नूतन सांस्कृतिक मनोभावना और स्वतंत्र दर्शन के नियोजन की व्याख्या उन्होंने कई प्रसंगों में की है। वे छायावाद का एक आध्यात्मिक पक्ष देखते हैं, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। छायावादोत्तर परिदृश्य पर समीक्षक ने 3 धाराओं को स्पष्ट परिलक्षित किया है। परवर्ती प्रगीत दूसरी प्रणाली प्रयोगवादियों की है और तीसरी जो है सामाजिक प्रगतिवादियों की है। प्रगतिवादी साहित्य के नेतृत्व में पहला नाम अज्ञेय का दिया गया है, फिर नरोत्तम, डॉक्टर रामविलास और शिवदान सिंह आदि का। हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी की विज्ञप्ति में व्यंग्य के साथ टिप्पणी योग है। यही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है, पर अभी इसमें वास्तविकता कम है। यानी प्रगतिवाद की व्याख्या किसानों मजदूरों के लिए मध्य वर्ग की कोरी बौद्धिक सहानुभूति के रूप में दी गई है। कुछ वैसे ही आचार्य शुक्ल ने महादेवी के काव्य के संबंध में प्रश्न उठाया था। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों का रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता है। प्रयोगवाद को समीक्षक बच्चन जैसे प्रगतिवादी कवियों की प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। आधुनिक साहित्य नई कविता में ये बात दिया हुआ है। बच्चन यो छायावाद से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में रूपांतरण की अवधि के
कवि दिखते हैं जिनके भाषागत प्रयोगों को समीक्षक ने उत्साह के साथ रेखांकित किया है और जिनकी अनुभूति की गहराई छायावादी कवियों से अधिक मानी है। ये इस दूसरी मान्यता से सहमत हो पाना निश्चय ही कठिन होगा। यहाँ आत्मापरकता और अनुभूति की गहराई में समीक्षक ने कोई भेद नहीं समझा और फलतः छायावादी काव्य के प्रति अनजाने में ही एक बड़ा अन्याय कर डाला। फिर एक सिलसिला सा बन गया है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि काव्य में छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने पहले अंचल और बात को बच्चन के आने पर मानी है। विज्ञप्ति में ये दिया हुआ है बात। और इसी के साथ हमारा आलोचना वाला ये समाप्त होता है। आगे उत्तर छायावादी का है। ये देखिए, उसका वाचन कुछ इस प्रकार है। यह सही बिंदु है जहाँ से हम उत्तर छायावादी साहित्य की पड़ताल आरंभ कर सकते हैं। छायावादी काव्य और उसके समानांतर लिखा गया गद्य साहित्य आधुनिक सृजनशीलता की श्रेष्ठतम उपलब्धि में है। कविता में जो छायावाद युग है, नाटक के क्षेत्र में वह प्रसाद युग है, कथा साहित्य में प्रेमचंद युग है और आलोचना में शुक्ल युग है। प्रसाद, निराला, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल एक संपूर्ण और समृद्ध साहित्य का नाम माला है। उत्तर छायावाद स्पष्ट ही इस तुलना में हल्का पड़ता है। छायावाद की बुनियादी सांस्कृतिक चिंताएं इसके योग्य न थी। इनकी रुचि तत्कालिक समाधानों में अधिक थी। संदर्भ चाहे प्रेम के हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के या कि फिर मानव क्रांति के, मनुष्य जीवन की नश्वरता के दबाव के बीच ये किसी सार्थक उद्देश्य के लिए उत्सर्ग को ललायित थे। छायावाद के ठीक पहले माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन में कुछ ऐसे ही स्वर थे। उत्तर छायावाद की स्थिति में उत्सर्ग भाव व्यक्तिगत संदर्भों से अधिक जुड़ गया है। काव्य भाषा की दृष्टि से भी छायावाद के इन दोनों छोरों पर सरलता का आग्रह दिखता है, जबकि छायावाद की सामान्य काव्य भाषा तत्सम शब्दावली पर आधारित थी। निराला ने अपने एक पत्र में लिखा है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद से चाहता है वह धोखेबाज है। यो छायावाद के संश्लिष्ट जीवनानुभव उत्तर छायावाद में सीधे सरल अधिक हो चले हैं। उत्तर छायावादी परिदृश्य का प्रतिनिधि मानसिकता की एक अभिव्यक्ति भगवती चरण वर्मा के इस गीत में मिलती है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, कुछ ऐसा ही अंदाज नवीन में भी है। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है, भगवती चरण वर्मा की है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, कुछ ऐसा ही अंदाज नवीन में है। हम अनिकेतन पर लय की सच्चाई भगवती चरण के गीत में मिलती है, जिनके निखरने में कुछ योग उर्दू मुहावरे का भी है। बच्चन ने तो अपना आरंभिक काव्य ही मधुशाला के प्रतीकों में लिखा है, जो बाद के संकलन मधुबाला और मधुकलश में अधिक गीतात्मक बनता है। इन कवियों की मनस्थिति कई प्रकार के तत्वों से बनी थी। एक और लंबी पराधीनता की निराशा, दूसरी ओर जवानी का अधीरज, बीच में प्रणय, स्वाधीनता और मानव मुक्ति के सपने। इन सब ने मिलकर उत्तर छायावादी कवियों में एक खास तरह का नियतिवाद विकसित कर दिया था। भाग्य का व्यक्तिगत अवधारणा में इतिहास की व्यापक शक्ति को जोड़ने पर नियति का रूप बनता है। जहाँ तक छायावादी कवियों का संबंध है, उनकी अद्वैत निष्ठा समूचे संघर्ष के बीच उनमें संकल्प शक्ति भरती है। राम की शक्ति पूजा का समापन निराला करते हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। और श्रद्धा सर्ग के अंतिम अंश में कामायनी कहती है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। जो अद्वैतवादी नहीं, प्रसाद के शब्दों में जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था, उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। भक्त कवियों ने अपने इष्ट देव को त्राणकारी की भूमिका में देखा है और भक्तों ने नियति की परिकल्पना बहुत कुछ इसी रूप में की है। नियति का दौर प्रसाद में भी है, खासतौर से जब फारसी उर्दू शायरी के संपर्क में वे आंसू की रचना करते हैं। आगे भगवती चरण वर्मा और बच्चन में तो यही स्वर प्रमुख हो जाता है। यह आकस्मिक नहीं है कि 11वीं से 12वीं सदी के फारस के प्रसिद्ध कवि उमर खयाम का काव्य और फिट्जजेराल्ड कृत उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रथम प्रकाशन जो है वो 1849 ईस्वी में हुआ था। छायावाद के समानांतर हिंदी क्षेत्र में एक बारगी लोकप्रिय हो गया है। मैथिली शरण गुप्त जैसी देसी मन में आस्थावादी भक्त से लेकर अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ अध्यापक बच्चन तक अनेक कवि इसके अनुवाद में रुचि लेते हैं। छायावाद के पहले द्विवेदी युग में जैसे कालिदास के अनुवादों को लेकर सक्रियता हुई, कुछ वैसे ही उत्तर छायावाद के युग में खयाम के अनुवादों को लेकर हुई है।
इस बदलती रुचि का एक कारण तत्कालीन कवियों की मनोदशा थी। अपनी पुस्तक ख़याम की मधुशाला के तीसरे संस्करण, जो 1946 में बच्चन ने अनुवाद के साथ एक विस्तृत और व्यवस्थित भूमिका दी है, जिसमें उन्होंने चौथे दशक में प्रकाशित ख़याम के 1 दर्जन से अधिक हिंदी अनुवादों का उल्लेख किया है। उदास नियतिवाद की इस मनस्थिति में क्षणभंगुर जीवन और उसके यथाशक्य उपभोग के गीत गाए गए हैं। भगवती चरण वर्मा और बच्चन के साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल कहीं न कहीं उत्तर छायावाद के इस दौर से जुड़े हुए हैं। अकेले राम कुमार वर्मा ऐसे कवि हैं जो छायावाद की मूल निष्ठा में चलते हैं। आगे चलकर कुछ कवि मार्क्स का दर्शन और सर्वहारा की अटल विजय के विश्वास में सहारा पाते हैं और अपने को प्रगतिशील कहते हैं, जबकि कुछ अन्य अपनी रचनाशीलता में आस्था रखते हैं और प्रयोगशील कहे जाते हैं। छायावाद में रामकृष्ण विवेकानंद जैसी लोकोन्मुख अद्वैत चेतना और इस नई प्रकार की निष्ठा के बीच का अंतराल उत्तर छायावादी कवियों का है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत को आगे किया था। छायावादोत्तर परिदृश्य पर केंद्रीय कवि व्यक्तित्व किसका होगा, इसे लेकर कई तरह के अनुमान और तर्क हो चुके हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने अपने बृहद संकलन कविता कौमुदी भाग 2 के चतुर्थ परिवर्धित संस्करण, जो 1939 में आ गई थी, में खड़ी बोली की कविता का संक्षिप्त परिचय देते हुए लिखा था, बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और सामयिक है। दोनों में जो एक दूसरे को पहले ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत पहले अंचल से मानते हैं और नगेंद्र गिरजा कुमार माथुर से। रामविलास शर्मा की दृष्टि 50 के आसपास उभरते गीतकारों पर थी। आधुनिक समीक्षक नामवर सिंह जी की व्यंजना के इस केंद्रीय स्थिति में गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य होगा। इतिहास अब तक इनमें से बहुत से मूल्यांकनों को गलत साबित कर चुका है। सही क्या होगा? यदि सही शब्द को समीक्षा के संदर्भों में संगत प्रयोग माना जाए, यह आज भी आलोचनात्मक जिज्ञासा का विषय है, भविष्यवाणी का नहीं है। उत्तर छायावाद में रामकुमार वर्मा, जैसा कहा गया है, छायावाद के रहस्योन्मुख मनस्थिति से जुड़ते हैं। उनके गीतों में वैसे ही प्रचलित प्रतीकों का प्रयोग हुआ है जिनकी ओर रामचंद्र शुक्ल ने अपने एक कवित्व में संकेत किया है। अपने बाद के वर्षों में एक प्रबंध काव्य एकलव्य की भी वे रचना करते हैं, जिसमें पौराणिक कथाओं की युगीन व्याख्या देने के द्विवेदी युग जैसा प्रयत्न हुआ है। भगवती चरण वर्मा, जो रामकुमार वर्मा के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, अपनी ओर से एक नया रास्ता ढूंढना चाहते हैं और उल्लास तथा उदासी के मिले जुले स्वर में घोषित करते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। काशी विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग आलोचना और काव्यशास्त्र के क्षेत्र में इस शताब्दी के आरंभिक दशकों में नई उद्भावनाएं कर रहा था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वातावरण में बल रचनात्मक पर था। यह भी स्मरणीय है कि ब्रजभाषा कविता का अंतिम दौर काशी में पूरा हो रहा था, जबकि आधुनिक खड़ी बोली कविता गति पकड़ रही थी इलाहाबाद में। देखिए, ब्रजभाषा कविता जो है काशी में पूरा हो रहा था अंतिम दौर, और आधुनिक खड़ी बोली की कविता गति पकड़ रही थी इलाहाबाद में। यहाँ के परिसर पर महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि कई विभागों के सहयोग से रचनात्मक सक्रिय थी। ब्रजभाषा काव्य के अंतिम चरण में इतिहास विभाग के पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी और हिंदी विभाग के रमाशंकर शुक्ल रसाल काशी के कवि रत्नाकर के साथ रसिक मंडल नामक गोष्ठी बनाए हुए थे। रत्नाकर के उद्धव शतक किसकी रचना है? रत्नाकर की। उद्धव शतक के प्रवर्तक प्रकाशक रसिक मंडल के सदस्य थे। महत्वपूर्ण परिदृश्य उधर था जहां खड़ी बोली कविता के संरक्षक श्रीधर पाठक थे, जो उन वर्षों में इलाहाबाद में रह रहे थे और जहां विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में उनकी पुत्री ललिता पाठक अध्यापक हुई। छायावादी कवि इस परिवेश में अपनी
नई सृजनात्मकता के साथ प्रवेश करते हैं, जिसका विरोध बहुत होता है, पर जिसे नैतिक समर्थन विश्वविद्यालय परिसर पर मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत महादेवी वर्मा रामकुमार वर्मा विश्वविद्यालय के तब सदस्य थे और वहां अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर शिवाधार पांडे छायावादी कवियों, विशेषतः सुमित्रा नंदन पंत की नई काव्य प्रतिभा के प्रशंसक और संरक्षक थे। सरस्वती में 1922 के अंक में पंत के काव्य उच्छ्वास की उन्होंने काव्यात्मक शैली में समीक्षा की थी। देखिए, उच्छ्वास की उन्होंने की समीक्षा की थी। निराला इस वातावरण से बाहर थे, जिसके कारण वे जब तब अपने क्षोभ को लक्ष्य विश्वविद्यालय समाज को बनाने में नहीं चूकते थे। पंत से उनकी स्पर्धा एक मुख्य आधार विश्वविद्यालय से मिलने वाले समर्थन को लेकर भी था, जो 1928 में एक पत्र में विनोद शंकर व्यास को निराला लिखते हैं, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। यहाँ संदर्भ काशी के विभाग का है। 36 में ब्रजमोहन तिवारी को उन्होंने लिखा है, बुरा न माने, इसी से कभी कभी विश्वविद्यालय के बलिवर्दों को मूछ मरोड़ देता हूँ। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा भाषण है। मूल पत्र अंग्रेजी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और नगर की ऐसी गहमागहमी में छायावाद को संपन्न मानकर भगवती चरण वर्मा कुछ दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। यह भी स्मरणीय है कि इस वातावरण का खाका खींचते हुए उन्होंने अपने उपन्यास टेढ़े मेढ़े, देखिए भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते का एक अध्ययन लिखा था, जिसे बाद में हटा दिया गया था। यह सच है कि आगे चलकर उनकी ख्याति कथाकार के रूप में होती है, पर यह भी सच है कि उनकी कविताओं ने उत्तर छायावाद का रूप सबसे पहले बनाया। इस युग की माफ़ी चाहती हूँ। इस युग की कई मनस्थितियाँ और बोलचाल की लय उनकी कविताओं जैसे मानव भाषा गाड़ी, राजा साहब का वायुयान में एक साथ दिखती है। इलाहाबाद के परिसर में निकटता संबंध इस युग के अन्य कवि बच्चन ने अपने नगर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लिखा, गाता हूँ अपनी लय भाषा सीख इलाहाबाद नगर से। छायावाद के पहले श्रीधर पाठक से लेकर नई कविता तक के दौर में अनेक कवि और लेखक लिखने के लिए इलाहाबाद में रहे, फिर रहने के लिए बाहर जाकर उन्होंने लिखा। यह बात अलग है, नगर में भी बहुत बार उनके उन्मुक्त तरह के जीवन को सहज भाव से स्वीकार किया गया था। यह आकस्मिक नहीं कि उत्तर छायावाद युग के कई नाटककार, उपन्यासकार और कवियों ने दूसरे विवाह के बाद बाहर से आकर यहीं अपना घर बनाया है। इस दृष्टि से भारत में इटली और रोम जैसा वातावरण हिंदी साहित्य के लिए इलाहाबाद ने जुटाया है। बच्चन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कविता में बोलचाल का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में यह लक्षित करना रोचक है कि कैसे घरेलू पुकार का साधारण नाम बच्चन आधुनिक हिंदी कविता का क्रमशः एक महत्वपूर्ण नाम बन गया है। बच्चन का ध्यान उर्दू काव्य शैली पर भी था, जहाँ भाषा के बोले जाने वाले रूप का प्रयोग सर्वाधिक काम में रहा है, जहाँ गजल लिखी नहीं कही जाती है। बोलचाल वे अपने नगर इलाहाबाद से सीखते हैं, तो उर्दू काव्य शैली के प्रभाव के लिए उसके सबसे बड़े कवि मीर के प्रति आभारी हैं। कोई ना खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर को बेजाने बेपहचाने। बच्चन अपने काव्य विकास के क्रम में उत्तरोत्तर उर्दू की साफ गोई की ओर झुकते गए हैं, पर उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उर्दू बोलचाल का मुहावरा हिंदी के शब्द व्यंजना प्रधान काव्य भाषा से मेल नहीं खाता। यहाँ वह महज इतिवृत्त कथन जैसा होकर रह जाता है। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा भक्ति काल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। दोनों स्थितियों में पूर्ववर्ती युग की प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति आगे बलवती हो उठती थी, और यह संयोग से कुछ अधिक है कि जहाँ भक्ति काव्य और छायावाद में जीवन को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया, वहाँ रीति काव्य और उत्तर छायावाद में शरीर के अनुभव को अधिक महत्व मिला है। देख लीजिएगा, रीतिकाल, ये तो सभी जानते हैं कि भक्ति काव्य इक्वल टू छायावाद, लेकिन रीति काव्य उत्तर छायावाद के बराबर है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अधिक महत्व मिला है। जायसी सुर तुलसी के बाद जैसे बिहारी मतीराम देव का क्रम है, वैसे ही प्रसाद निराला पंत के बाद बच्चन दिनकर नरेंद्र का। बच्चन का उत्तरकालीन काव्य दिनकर की उर्वशी और नरेंद्र अंचल के गीत शारीरिक अनुभवों और उनके उल्लास का अकुंठ भाव से अंकन करते हैं। दिनकर ने अपनी प्रबंध कृति उर्वशी के माध्यम से तो काम आध्यात्म की भाव भूमि को व्यवस्थित रूप से प्रतिष्ठित करना चाहा है। इस संदर्भ में पूर्व बच्चन और उत्तर बच्चन की
संवेदना के बीच स्पष्ट अंतर परिलक्षित होता है, जिसकी विभाजक रेखा उनके गीत संग्रह मिलन यामिनी में देखी जा सकती है। बच्चन की देखिए मिलन यामिनी है। पहले दौर में अनुभव प्रधान है, दूसरे में शरीर। यहाँ रचना समस्या यह है कि छायावाद की सांकेतिक शैली में संयोग चित्र, उदाहरण के लिए आंसू का प्रसंग, परिरंभ, कुंभ की मदिरा, निश्वास, मलय के झोंके, जहाँ कल्पना को उद्दीप्त करते हैं, वहाँ सीधी सादी भाषा में शरीर के चित्र शरीर को ही स्पर्श करते हैं। उर्दू के कवि अपने सीधे भाषिक विधान में इसलिए विरह वेदना का चित्रण अधिकतर लेते हैं, शरीर की भंगिमाओं को नहीं। इस संदर्भ में मधुबाला से लेकर एकांत संगीत तक बच्चन अपने श्रेष्ठतम रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद का काव्य प्रायः उनके निजी सुख दुख का लेखा होकर रह जाता है। पूर्व बच्चन के कृतित्व उत्तर छायावाद का प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण काव्य है। उत्तर छायावाद अभिव्यक्ति की मुखरता का काव्य है। इसका उल्लेख हो चुका है। रामधारी सिंह दिनकर में पहले से चली आती राष्ट्रीय भावधारा, दार्शनिक और वैचारिक समस्याएं और काम की महिमा, जीवन के ये सभी पक्ष अतिकथित हैं, जिसका साक्ष्य हुंकार की कविताएं, कुरुक्षेत्र का प्रबंध विधान और उर्वशी का काव्य रूपक क्रमशः प्रस्तुत करते हैं। सरल भाषा का आग्रह और कवि सम्मेलनों में तत्कालीन संप्रेषण पर बल बच्चन और दिनकर के काव्य में परस्पर कार्य कारण का रूप धारण कर लेते हैं। बोलचाल के मुहावरे ने उर्दू कविता को मुशायरों में लोकप्रिय बनाया, पर जैसा संकेत किया गया है, हिंदी काव्य भाषा की प्रकृति मुहावरे पर नहीं, अप्रस्तुत विधान पर अधिक निर्भर रही है। फलतः सरल भाषा कवि सम्मेलनों में लोकप्रिय तो हुई, पर ऐसी रचनाओं में विधान की सघनता नहीं रह सकी। जो कविता प्रभाव के लिए पाठ या गेयता की जितनी अपेक्षा रखती है, उतने अपने भाषिक गठन में वह उतनी ही कमजोर होती है। देखिए लाइन फिर से सुनिए। जो कविता प्रभाव के लिए पाठ या गेयता की जितनी अपेक्षा रखती है, अपने भाषिक गठन में वह उतनी ही कमजोर होती है। दिनकर के काव्य में वक्तृत्व का तत्व प्रबल है, जिसका आरंभ उसकी राष्ट्रीय कविताओं जैसे दिल्ली, हाहाकार, विपथगा, समरशेष है में मिलता है, और जो फिर उनके विचार प्रधान काव्य कुरुक्षेत्र और उर्वशी के संवादों में अधिक अधिकार के साथ प्रवेश करता है। इस वक्तृत्व की एक स्वरता को भंग करने के लिए कवि ने विषय वैविध्य पर अधिक ध्यान दिया है। यहाँ न उर्दू के मुहावरे की व्यंजना है और न हिंदी के अप्रस्तुत विधान की। ये अधिकतर आह्वान और उद्बोधन की कविताएं हैं। दिनकर की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने राष्ट्रीय काव्य जैसी गहरी निष्ठा के साथ पराधीनता के युग में वैसा लिखा, वैसी ही तीखी आलोचना के स्वर में स्वाधीन देश में। उर्वशी उनकी काव्य क्षमता की सही निष्पत्ति है, जिसमें महाकाव्य और नाटक की उदात्तता को एक साथ मिलाया गया है। कामायनी के क्रम में उर्वशी का कवि यह दृष्टि उभारता है कि देव सृष्टि के अमूर्त और वायवीय प्रेम प्रसंग की तुलना में मानवीय संबंधों की मांसलता अधिक स्पृहणीय है। मानवीय संस्कृति देव सृष्टि की तुलना में अधिक विकसित है। यह मान्यता प्रसाद की भी है, पर उनके तर्क की दिशा दूसरी तरफ है। उनकी व्यंजना है कि अजर अमर देव सृष्टि सुख और भोग विलास के साथ स्थूल जीवन मूल्यों की सभ्यता थी, जबकि मानवीय सृष्टि ने नश्वर होकर सूक्ष्म प्रेम की भावना और रचनात्मकता को विकसित किया है। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच दृष्टि की एक बुनियादी अंतर देखा जा सकता है। समानता इस बात में है कि दोनों जगह देव सृष्टि की तुलना में मानवीय सृष्टि को स्पृहणीय माना गया है, जो मध्यकालीन मान्यताओं को एकदम विरुद्ध है। आधुनिक काव्य और चिंतन की विशेषता है कि वह मनुष्य को केंद्रीय महत्व प्रदान करता है, इसलिए नश्वरता के लिए अभिशप्त होकर भी वहाँ उसे एक स्पृहणीय जीवन मूल्य के रूप में वर्ण किया गया है। प्रसाद की कामायनी और दिनकर की उर्वशी के प्रबंध विधान में यह दृष्टि विकसित हुई है। महादेवी ने अपने गीतों में नश्वरता को अधिकार के रूप में मांगा है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमीरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार।
यह मानवीय आत्मविश्वास आधुनिक काव्य का एक मूल स्वर है। नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, शिवमंगल सिंह सुमन मूलतः प्रेम के गायक हैं। यद्यपि आगे चलकर अंचल और सुमन प्रकृतिवादी विषय वस्तुओं में भी रुचि लेते हैं। इस पीढ़ी के एक अन्य कवि बाल कृष्ण राव में ब्रजभाषा का वाग वैदग्ध्य और द्विवेदी युग की तार्किकता रोमांटिक भावबोध के साथ मिलीजुली दिखती है। सघन और शांत गीतात्मकता आरंभिक नरेंद्र की विशेषता है। दूर कहीं पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता संग्राम की गूंज सुनाई देती है। अपने युग के निराशावाद की व्याख्या करते हुए प्रवासी के गीत, जो 1939 की रचना है, के वक्तव्य में कवि का कहना है, ब्रिटिश सत्ता के कारण हमारे समाज में वर्गीकरण कुछ ऐसे ढंग से हुआ कि हमारे कवियों और अन्य साहित्यिकों को किसी भी वर्ग में स्थान न मिल सका। ऐसी अवस्था में कवियों का निराशावादी हो जाना स्वाभाविक था। निराशावादियों और नियतिवादियों के आगमन से हिंदी गीत काव्य का उत्तरार्ध शुरू होता है। ये दोनों मनस्थितियाँ नरेंद्र के प्रसिद्ध गीत में मिलती हैं। आज के बिछुड़े ना जाने कब मिलेंगे दूसरा पक्ष है गोपाल सिंह नेपाली के गीतों का, जहाँ जीवन और यौवन का सहज उल्लास है। अंचल और सुमन के काव्य में यदि एक ओर शरीर का आकर्षण तो दूसरी ओर भौतिकवादी विचार पद्धति का, जो उन्हें निराशावादी और नियतिवादी नहीं बन जाने देता। अपने उपनाम से लेकर अपनी प्रसिद्ध कविताओं मेरा बस चलता, मैं बन जाता कौमार्य तुम्हारा तक नारी के शारीरिक सौंदर्य से अंचल का सहज लगाव रहा है, पर उनकी दृष्टि में सौंदर्य के प्रति सम्मान और संभ्रम में कभी कमी नहीं आती। उसके लिए सारी ललक के बावजूद रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रेम के बीच जो विभाजक रेखा अपने निबंध में खींची है, उसे संधि रेखा के रूप में जैसे अंचल ने ग्रहण किया है। फिर नारी सौंदर्य में यदि कवि का मन अटकता है तो सामाजिक कुरूपता का दृश्य उसे कचोटता और उत्तेजित करता है। सुमन दिनकर की तरह वक्तृत्व के कवि हैं। देखिए, सुमन जी जो हैं वो दिनकर की तरह वक्तृत्व के कवि हैं, जिस तत्व के माध्यम से वे सहज ही प्रगतिवादी काव्य आंदोलन से जुड़ते हैं। रूस की लाल सेना और मास्को की अपराजय शक्ति को उन्होंने मुक्त कंठ से गुणगान किया है। याद रखिएगा, रूस की लाल सेना और मास्को के अपराजय शक्ति को उन्होंने मुक्त कंठ से गुणगान किया है। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से कवि को जैसी प्रखर आशा आकांक्षा है, वैसी ही गहरी निष्ठा उसकी अपने जीवन में है। कालिदास, गांधी और निराला उसकी रचना के प्रेरक व्यक्तित्व हैं, जिनसे वह सांस्कृतिक और जातीय आदर्श पाता है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के विधान के लिए वह साम्यवाद की ओर देखता है। काव्य निष्ठा के प्रसंग में ऐसा बंटवारा कोई कठिनाई नहीं उपस्थित करता, पर व्यवहारिक जीवन में यह द्वैत एक सीमा के बाद पता नहीं चल पाता। साम्यवाद और राष्ट्रीयता के ये तनाव अपनी जगह बुने हुए हैं। और 15वें भाग का वाचन यहाँ समाप्त होता है। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।